के वर्कर हैं और फारबिसगंज से दावेदार भी हैं। निश्चित तौर पर लोगों के बीच विगत कई वर्षों से जनसंपर्क कर रहे हैं और पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, एलायंस की वजह से मौका नहीं मिल पाया और इस बार जो जनता का आशीर्वाद है निश्चित तौर पर साथ है, लेकिन पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे लोगों का चुनाव हो। यहाँ पे पार्टी को एक बात का ख्याल रखना होगा कि अगर कोई बाहर से नेता आते हैं, पैराशूट के नेता आते हैं, तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव या पार्टी का जो सपना है मुख्यमंत्री बनाने का, वो शायद पूरा नहीं होगा। अगर 2025 में पूरा नहीं होता है तो फिर आने वाला समय शायद आरजेडी के लिए अनुकूल नहीं हो। तो पार्टी को ये विचार करना होगा कि अच्छे लोगों का चुनाव हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है, डबल इंजन की सरकार है और बीजेपी के ही विधायक है, बावजूद उसके यहाँ आज भी चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, सड़क, स्वास्थ्य या किसानों की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो निश्चित तौर पे आज भी कुछ काम नहीं हुआ। जो एक रोड मैप, एक विजन होना चाहिए, शायद उस विजन की वजह से जो काम है वो अधूरा रह गया। पुल पुलिया की बात करें, रोड की बात करें, तो वो पंचायत के एक छोटे जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच या जिला पार्षद भी कर लेते हैं। अगर विधायक करते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। विधायक के द्वारा अगर कोई ऐसा ग्राउंड होता, कोई ऐसी चीज होती जो नाम से जाना जाता अररिया के, तो निश्चित तौर पे ये उपलब्धि होती। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी ये तय करना है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ की जनता की। एक बार जब चुनाव आता है तो आप शायद किसी कारणवश जात धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे अगर बढ़ जाते हैं और अच्छे लोगों का चुनाव नहीं करते, तो निश्चित तौर पे 5 साल आपके लिए कठिन होता है और वही जनप्रतिनिधि 5 साल आपको दर्शन नहीं देते हैं। वैसा आदमी भी आपके पास मौजूद है, विकल्प के तौर पे है कि जो आपके सुख दुख में दिन रात साथ रहा हो, तो निश्चित तौर पे एक मौका उनको भी मिलना चाहिए। और वो अगर चुनाव जीत के आते हैं और शायद आपके अनुकूल नहीं होते, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये पार्टी को और साथ में जनता को भी तय करना है। बहुत सारे मुद्दे हैं, अविनाश जी से जानेंगे कि आज भी फारबिसगंज में जो मूलभूत समस्या है, क्या उसका समाधान हो पाया है क्या? फारबिसगंज विधानसभा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से काफी सटा हुआ है जी। और अररिया जिला का सबसे बड़ा विधानसभा है फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र। जी। अमूमन जो फारबिसगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व की स्थिति रही है जी। पिछले 20 सालों में, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ही दल के विधायक बनते रहे हैं और उनके द्वारा जो काम किया गया है क्षेत्र में, किन्हीं से ये छिपा हुआ नहीं है। जी। काफी क्षेत्रों में इनके द्वारा काम किया जाना था, बड़ी संरचनाओं का निर्माण किया जाना था। जो ये गरीब क्षेत्र है, जी। काफी पिछड़ा क्षेत्र है फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र। इन क्षेत्रों में किसानों के लिए भी ठोस काम किया जाना था कि किसान के द्वारा जो अनाज का पैदावार किया जाता है, उन अनाजों के खपत के लिए उस फसल आधारित कई फैक्ट्रियां लगाने की आवश्यकता थी। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में जी। पलायन रोकने की जिम्मेदारी भी इन माननीय प्रतिनिधियों की थी। जी। अब तक फारबिसगंज विधानसभा की जनता इन लोगों के झांसे में आकर ठगी जाती रही है। जनता काफी चौकस हो गई है, सोच रही है, समझ रही है और वो ऐसे प्रतिनिधित्व का चुनाव करना चाह रही है जो फारबिसगंज विधानसभा का समुचित विकास कर सके। आज भी अगर फारबिसगंज की बात करें तो बाढ़ एक बड़ी गंभीर समस्या है और निश्चित तौर पे इस पे जो किसान है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। और जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो, तो हर पार्टी ये दावा करती है कि हम किसान के लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन जो इसकी समस्या है, जो प्राकृतिक आपदा है, शायद इतने वर्षों में इसका समाधान नहीं हो पाया। क्या मानते हैं, अगर इच्छा शक्ति हो तो यह संभव है क्या? इच्छा शक्ति के साथ साथ एक विजन भी आपकी होनी चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट भी आपके पास होना चाहिए कि आप जनता का जनप्रतिनिधि बन रहे हैं तो जनता के किन समस्याओं का निदान के लिए किस प्रकार से उस क्षेत्र में आप काम करेंगे ताकि वो क्षेत्र ज्यादा सुखी, संपन्न और विकसित हो सके। फारबिसगंज विधानसभा का जो 10 से 12 पंचायत है, अमूमन मैंने पहले ही बताया कि सीमावर्ती नेपाल के से सटा हुआ फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र है, जहां बारिश जब होती है नेपाल में तो 10 से 12 पंचायत जो है हर वर्ष 4 महीनों के लिए जलमग्न हो जाता है। वहां की जमीन में लगे जो कई हेक्टेयर में लगे फसल बर्बाद हो जाते हैं, कई मकान इस बाढ़ के में कटकर जमींदोज हो जाता है, जान माल की भी क्षति होती है। किसान वर्ग जो जिनका पूरा परिवार उस फसल उत्पादन पे निर्भर करता है, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या है जो किसान, गरीब, मजदूर से जुड़ा हुआ समस्या है कि बाढ़ से निजात के लिए एक ठोस कार्यक्रम चलाया जाना था, ठोस निर्माण होना था और उस दिशा में काम करके वहां के गरीब गुरबा को, किसान को, मजदूर को लाभ पहुंचाया जा सकता था।
लेकिन अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि बने आजादी से लेकर अब तक, सारे लोगों ने इन क्षेत्रों में कभी काम ही नहीं किया। ना किसान की सुधि ली, ना उन्हें बाढ़ से निजात दिलाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए, उन फसलों के आधार पर उद्योग लगाने की दिशा में कोई मजबूत ना ही कार्यक्रम उनके द्वारा चलाया गया, ना कार्य किया गया, ना अब तक उस दिशा में कोई ठोस काम हो पाया है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? फारबिसगंज विधानसभा अररिया जिला का अनुमंडल भी है, और अनुमंडल मुख्यालय में अगर आप जाएंगे तो एक रेफरल अस्पताल है जहां अमूमन हर तरह की बीमारियों की इलाज नहीं हो पाती है। मैंने पहले ही बताया कि जो क्षेत्र है काफी गरीब और बदहाल क्षेत्र है, लोगों में आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें उनका लाभ उनको मिले, लेकिन इन अस्पतालों में कभी डॉक्टर हैं तो कोई दवाई नहीं है, दवाई है तो इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। अमूमन प्राथमिक उपचार के बाद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए अन्य जगहों के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो एक बड़ी समस्या है, यहाँ बड़े अस्पताल का निर्माण की आवश्यकता है, जहां जो संभव हो सकता है, जिन बीमारियों का इलाज संभव है बिहार सरकार के पास, उन सभी बीमारियों का इलाज हो सके। शैक्षणिक क्षेत्र में देखेंगे तो एक फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज विधानसभा मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित है, लेकिन वहां सभी संकायों की पढ़ाई नहीं होती। यहाँ के जो छात्र हैं, होनहार छात्र हैं, किसान परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें जिन संकायों की, जिन विषयों की पढ़ाई करनी होती है, उनकी व्यवस्था फारबिसगंज में नहीं है। उन्हें पढ़ने के लिए पूर्णिया, कटिहार, पटना, भागलपुर, दिल्ली तक उन्हें जाना पड़ता है। अगर इन संकायों की पढ़ाई उस फारबिसगंज कॉलेज में हो जाए तो जो गरीब और होनहार मेधावी छात्र हैं वो भी अच्छे शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे, उनका प्रतिभा उजागर हो पाएगा, वो भी शिक्षा के बल पे देश सेवा में, अच्छी प्रशासनिक सेवाओं में जा पाएंगे, ताकि समाज और उनके परिवार की जो आर्थिक बदहाली है, सामाजिक बदहाली है, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा इलाका है, वो दाग धीरे धीरे उनको वो मिटा सके। जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से उस शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन वो तकनीकी योग्यता चाहते हैं कि कोई टेक्निकल एजुकेशन उन्हें मिले, जिसके दम पर वो अपने भविष्य में किसी प्रकार का कोई कारोबार, व्यापार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो एक तकनीकी महाविद्यालय की भी स्थापना हो, जिनपे शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम रखी जाए, सरकार के द्वारा ये व्यवस्था हो। जो होनहार तकनीकी लोग हैं, जो प्लम्बरिंग के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, कारपेंटरिंग के क्षेत्र में, वेल्डिंग के क्षेत्र में, मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में, छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने के क्षेत्र में, अगर वो स्किल ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग यहाँ मिले। ट्रेनिंग के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद सरकार के द्वारा उन्हें छोटे ऋण की व्यवस्था की जाए, ताकि वो भी आत्मनिर्भर होकर अपना स्वरोजगार कर सके, अपने परिवार और समाज की दिशा को बदल सके। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में फारबिसगंज अभी भी पिछड़ा हुआ है। अमूमन ये कह सकते हैं कि यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि अब तक बने, उन्हें शिलान्यास और उद्घाटन से फुर्सत नहीं मिला। जो अमूमन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का रहा है, सड़क निर्माण की बात हो, पुल और पुलियों की निर्माण की बात हो, सरकारी छोटे छोटे भवनों के निर्माण की बात हो, विद्युतीकरण की बात हो, इनके अलावा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शायद अब तक फारबिसगंज विधानसभा में नहीं हो पाया। शायद जानकारी का अभाव हो या इच्छा शक्ति की कमी को ये कहा जा सकता है। ये तो निश्चित तौर पे मान सकते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी रही। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि फारबिसगंज को किस तरह से डेवलप किया जा सकता। कोई एक संरचना बताइए फारबिसगंज विधानसभा में, जिस संरचना से फारबिसगंज विधानसभा की पहचान बनी। ऐसा कोई बेहतर काम नहीं किया गया जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ, जनहित से जुड़ा हुआ। एक बढ़िया स्टेडियम नहीं है फारबिसगंज विधानसभा में, एक बढ़िया ऑडिटोरियम नहीं है फारबिसगंज विधानसभा में, एक बढ़िया अस्पताल नहीं है, बढ़िया कॉलेज नहीं है, बढ़िया कोई एजुकेशनल हब नहीं है, और टेक्निकल शिक्षा को देने के लिए कोई बढ़िया सा वहाँ पे संस्थान नहीं है। तो इन दिशाओं में भी काम करना था। जो बाढ़ग्रस्त वाला इलाका है, बाढ़ के महीने में लोग शहर मुख्यालय तक नहीं आ पाते, 4 महीने तक सड़कों पे पानी जमा रहता है। तो उन जगहों पे भी ऊंची सड़कों और हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाना था, ताकि आम लोग अपनी मजदूरी के लिए, अपने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए जिला मुख्यालय पहुंचने में उन्हें किसी प्रकार की
प्रखंड मुख्यालय पहुंचने में, विधानसभा मुख्यालय पहुंचने में किन्हीं प्रकार की उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। विगत कई वर्षों से फारबिसगंज में आपका जनसंपर्क चल रहा है, चाहे वो किसी के सुख दुख का मामला हो या किसी भी समय में लोग याद करते हैं तो आप इजीली उपलब्ध हो जाते हैं। निश्चित तौर पे आपकी दावेदारी भी बनती है और बननी भी चाहिए। जो भी लोग राजनीति में होते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि किसी संवैधानिक पद पे पहुंचा जाए। तो क्या लगता है आपको, पार्टी अगर इस बार जो विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, अगर गलत लोगों का चयन कर लेती है, तो ये जो आपके पार्टी का एक एम है, एक सोच है या फिर एक विजन है मुख्यमंत्री बनाना, आपके नेता जो है तेजस्वी यादव, वो सपना पूरा हो पाएगा क्या? अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार की, आप हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव को देखेंगे, जिस प्रकार से बिहार और बिहारियों की समस्याओं को लेकर और उनके लिए जो भावी योजनाओं को लाना है, कार्यों को लाना है, जिनका संकल्प उन्होंने लिया पिछले 17 महीने में बेरोजगारी के दिशा में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, पूरा बिहार टकटकी लगाकर उन्हें बिहार का भविष्य के रूप में देख रही है। बिहार का एकमात्र युवा चेहरा है, अन्य दलों में कोई चेहरा हमें बताए, बिल्कुल नगण्य सा आपको मिलेगा। काफी प्रभावशाली हैं और पिछले 5 सालों में जो दल के लिए, जो राज्य के लिए उन्होंने काम किया, यहाँ के गरीब मजदूर किसानों के लिए काम किया है, वो काफी परिपक्व हो चुके हैं। चुनाव पूर्व उनकी पूरी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी चल रही है। अमूमन सभी विधानसभा में हमारे दल के द्वारा, हमारे नेता के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा सर्वे करवाई जा रही है। कई टीम इन क्षेत्रों में जाकर माननीय नेता को रिपोर्टिंग कर रही है। हमारा नेता इस बार के टिकट बंटवारे में किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं करने वाले हैं और वो ऐसे ही प्रत्याशी का चयन करेंगे विधानसभा में जो जिताऊ प्रत्याशी हो। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच पे कार्यक्रमों में भी कहा कि जो लोग जीतने वाले होंगे, जो लोग जमीन पे काम करने वाले लोग होंगे, जो जनता के सुख दुख के साथ खड़े रहने वाले लोग होंगे, जो लगेगा कि ये विधायक बन सकता है, ये चुनाव जीत सकता है, हम ऐसे लोगों को ही टिकट देने का काम करेंगे। हम किन्हीं का पैरवी पे टिकट देने का काम नहीं करेंगे। तो हमारे नेता का विजन क्लियर है, रोड मैप क्लियर है, ब्लूप्रिंट उनका तैयार है। प्रत्याशियों के चयन में इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी कमी किसी भी क्षेत्र में नहीं की जाएगी। खुले मन से कहा कि किसी पैरवी वाले को टिकट नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पे जो वर्कर बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, शायद इस बार उनको मौका मिले। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपके अलायंस पार्टनर कई ऐसे हैं जिसका जमीन पे कोई जनाधार नहीं, और कई बार क्या होता है, अलायंस की बलि एक अच्छे वर्कर भी चढ़ जाते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो क्या लगता है परेशानियां होगी क्या? देखिए, अभी पार्टी का गठबंधन हुआ है, सीट शेयरिंग पे बातें चल रही है। अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाया है कि किस विधानसभा पे किस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। निर्णय जो भी होगा उस निर्णय पे जो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसके चेयरमैन हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वो हर दल के सभी विधानसभा में जो प्रत्याशी बनाए जाएंगे या जो लोग प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं उन पे उनकी नजर है। निश्चित तौर पे ये स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव माननीय नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ा जाएगा। माननीय नेता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ा जाएगा। तो माननीय नेता का नजर गठबंधन की एक एक सीट, एक एक प्रत्याशी पे रहेगी। हम लोग मजबूती के साथ, पूरे दम खम के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। हम लोग आशान्वित हैं कि महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के सत्ता में काबिज होगी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नेता तेजस्वी यादव जी बनेंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके फारबिसगंज का आपको विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो फारबिसगंज विधानसभा का बाढ़ क्षेत्र वाला इलाका है, जहां बाढ़ से निजात दिलाने के लिए इन क्षेत्रों में काम किया जाना है, बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए, बाढ़ से जो फसलों का नुकसान होता है उस पर मजबूती से काम किया जाना है, उस पर काम किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जिन संकायों की पढ़ाई वहाँ के कॉलेजों में नहीं हो रही है, तकनीकी शिक्षा के लिए जो एक संस्थान का निर्माण करवाना है, उन क्षेत्रों में काम करवाया जाना है। एक बेहतर आधुनिक अस्पताल का निर्माण करवाया जाना है। जो फारबिसगंज विधानसभा की मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो 10 नंबर की सड़क हो, चाहे खवासपुर रमय और अम्हारा जाने वाली सड़क हो, चाहे मटियारी ओसरी घाट होते हुए कुसमाह जाने वाली सड़क हो, चाहे वो जोगबनी ओवरब्रिज से लेकर पिपरा जाने वाली सड़क हो,
इन सारी सड़कों का, रेणु द्वार से लेके औराई हिंगना होते हुए गिद्धवास जाने वाली सड़क को, रेलवे ब्रिज गुमटी सिमराहा से लेकर शिवगंज जाने वाली सड़क हो, मिर्जापुर जाने वाली सड़क हो, डोरिया सोनापुर से हल्दिया जाने वाली सड़क हो, मुरबल्ला से लेकर खवासपुर जाने वाली जो मुख्य सड़कें हैं, इन सभी सड़कों का चौड़ीकरण हो, इन पे हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हो। तो इन सारी दिशाओं में जो किसान का फसल का उत्पादन यहाँ पे हो रहा है, उन फसल के आधार पर उद्योग धंधे लगाने की बात हो, ताकि गरीब लोगों का पलायन रुक सके, उन्हें यहीं पे रोजगार मिल सके, वो भी अपने परिवार के साथ 2 जून की रोटी खा सके। तो इन सारी क्षेत्रों में काम करना है, बाढ़ के से निजात दिलाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में, और फसल आधारित उद्योग लगाने, गरीबों को पलायन रोकने के क्षेत्र में, और फारबिसगंज विधानसभा में एक बड़ी संरचना देने के क्षेत्र में, जिससे फारबिसगंज विधानसभा का एक पहचान बन सके, फारबिसगंज विधानसभा के अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, इन सारे क्षेत्रों में काम किया जाना है। चलिए, मंडल अविनाश आनंद जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।